हेलो हेलो, वेलकम टू शोना के व्लॉग्स। आज लेट व्लॉग शुरू कर रही हूँ, 12:30 बज रहे हैं। एक्चुअली मूड नहीं था शुरू करने का, आज सोचा कि स्किप करते हैं। फिर शार वगैरह लिया तो लगा यार क्या लाइफ में तो सब कुछ देखिए ऊपर नीचे होते ही रहना है ना। सब कुछ अपने मन का हो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो अपने हाथ में तो वो सब है नहीं जो हो रहा है, पर अपने हाथ में क्या है? अपना काम करते रहना। अपने हाथ में क्या है? अपना ख्याल रखना, अच्छा सोचना। तो वो तो एटलीस्ट हम कर ले जो हमारे हाथ में है ना। जो कंट्रोल के बाहर है उसको कंट्रोल करने के चक्कर में जो कंट्रोल में है कहीं वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो इसलिए व्लॉग फिर से शुरू किया। एनीवेज मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, अगर आप कंफ्यूज हैं कि सोना इतना घुमा घुमा के क्या बता रहे हो, तो पढ़ लीजिए टाइटल इस व्लॉग का। बड़ी दुखद घटना हमारे साथ हो गई है, और घटना तो जो हुई है सो हुई है। फिर से पैसे का नुकसान हो गया, जो कई टाइम से मैं आपको बोल रही हूँ ना, या तो पैसे फंस जा रहे या पैसे का नुकसान हो जा रहा है। वही कंटिन्यूटी में चला आ रहा है, क्या कर सकते हैं। पर उसके बारे में इत्मीनान से बात करेंगे। व्लॉग शुरू करते ही क्या ही रोना रोना, पर हाँ हो तो गया है बड़ा बुरा, जो कभी सोचा ही नहीं था। आज का चलिए मौसम दिखा दिया जाए, क्योंकि आप लोग मुझे अलग अलग कोने से बैठ करके देखते हो दुनिया के। तो कैसा बैंगलोर का मौसम है आज का, आपको भी पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, है कि नहीं? तो देख लीजिए, ऐसा कुछ मौसम है। धूप नहीं है पर नो बारिश एट ऑल, बट अच्छा लग रहा है बाहर देख करके। ये देखिए नीव ने क्या किया है, ट्रेन बनाया है। किस चीज से बनाया है? जिम जैम बिस्किट से। और सिर्फ ट्रेन नहीं बनाया है, उसने क्या किया है, बीच का जो जैम है उस सबको उसने खा लिया है। और यहाँ पे देखिए बिस्किट पूरा छोड़ दिया है। तो बिस्किट उसने वेस्ट कर दिया, आपने देखा। अब इसमें ना जनरल क्या टेक होगा एक मदर का, एक पेरेंट का? बच्चे पे गुस्सा करना कि भाई तुमने फूड वेस्ट कर दिया है, कितना गलत काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप उसको डांटोगे, डराओगे, समझाओगे। उसी टाइम पे बच्चा रोने लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा अरे यार मैं तो कुछ गलती कर दी। रोना धोना शुरू होगा, वो खींचेगा मैटर। उससे आपको हासिल कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल गारंटी नहीं होगा कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा नहीं करेगा। तो मेरा टेक थोड़ा डिफरेंट है पेरेंटिंग में। कोई भी चीज अगर मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम हुई है, पहली बार उसने किया है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किया है या जस्ट आउट ऑफ इनोसेंस किया है, क्योंकि अगर वो 4-5 साल का हो जाएगा फिर ऐसा नहीं करेगा। 5 साल के बच्चे नहीं ऐसा जैम खा के बिस्किट छोड़ते हैं, ठीक है। अगर ठीक ठाक उसको समझाया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है तब नहीं करेंगे। कुछ बच्चे करते हैं तो वो नहीं करेगा। तो यानी कि ये आउट ऑफ क्यूटनेस, उसको जैम खाना अच्छा लगा तो उसने जैम खा लिया, बिस्किट छोड़ दिया। बड़ा होगा तो नहीं करेगा। मतलब ये कोई थ्रेट नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोज होने वाली है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत डेंजरस है। तो मैं ना जब भी बच्चे पे एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ अपना, और उसको भी सुना रही हूँ, समझा रही हूँ, तो मैं ये हमेशा कंसिडर करती हूँ कि ये चीज जो है ये क्या रिपीटेडली हो रही है, क्या ये बहुत बड़ी बात है, क्या उसको अभी के अभी एड्रेस करना जरूरी है, क्या ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इसको अभी एड्रेस करने से सुधार हो जाएगा। मेरे बैक ऑफ माइंड में पहले ये सब प्रोसेस होता है, फिर मैं एक्शन या रिएक्शन देती हूँ नीव को, ठीक है। मुझे ये पता है कि अभी अगर इसको डांट दिया जाए इससे कुछ हासिल नहीं होगा। पता है, इससे कोई गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा दोबारा ये नहीं करेगा। शायद से वो और दोबारा ये करे, क्योंकि जब आप किसी स्प्रिंग को जोर से खींचते हो ना, और जब वो छोड़ते हो तो स्प्रिंग उतनी ही तेजी से उछलता है। तो बच्चे को ज्यादा गार्डियनशिप में ज्यादा डांट डपट के रखोगे ना तो वो और मौके ढूंढेगा कि वो सब काम करे। तो मेरा टेक क्या होता है, मैंने देखा नीव ने कि आज फर्स्ट टाइम ऐसा किया। जनरली वो 1-2 बिस्किट खा के छोड़ देता है। आज उसने ऐसा किया, मैंने देखा अरे नीवू तुमने ये क्या किया, सारा जैम खा लिया। तो वो हंस रहा था, हाँ मुझे जैम बंद कर रहा था, मैंने सारा जैम खा लिया। अभी बिस्किट का क्या करना है? उसको सवाल पूछा मैंने, उसको मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, उसी से मैंने पूछा अब ये बिस्किट हम क्या करेंगे? तो मैं ये बाद में खाऊंगा। तो तुम ये बाद में खाओगे? मैं इसको रख दूं? तुम इसको रख दो, देखो मैंने इसका ट्रेन बनाया है मम्मा, मैं इसको बाद में खाऊंगा, ठीक है। मैं इसको रख रही हूं पर तुमको बाद में फिनिश करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ मैं बाद में फिनिश कर लूंगा। अभी के लिए मैंने इतना ही रखा, ठीक है। इससे ज्यादा उसको ज्ञान नहीं दिया, डांटा नहीं, कुछ समझाया नहीं, ये थ्रेट नहीं मुझे फील हुआ कि कुछ कांड हो गया बड़ा सा। अब मैं इसको ये बिस्किट खाने के लिए भी दूंगी, ठीक है। जब वो इस बिस्किट को खाने से मना करेगा नेक्स्ट टाइम, जो कि मुझे पता है वो करेगा क्योंकि उसमें जैम नहीं है तो वो नहीं खाना चाहेगा, तब जाकर के जब ये बात को शायद शाम हो जाए आज या कल सुबह या कल शाम को, तब मैं उसको बोलूंगी नीवू तुमने इसमें से जैम खा लिया, अब तुमको बिस्किट खाने का मन नहीं कर रहा है, तो ये पूरा बिस्किट वेस्ट हो गया। अगर तुम जैम के साथ थोड़ा थोड़ा खाते रहते तो तुम ये अभी भी खा पाते, कल भी खा पाते। अब ये पूरा वेस्ट हो गया ना। फूड वेस्ट करना कौन सी बात है? तो बोलेगा खुद गंदी बात है। तो ये नहीं करना चाहिए था, हमें नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम से करोगे? नहीं मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगा। सब कुछ उससे ही उगलवा लीजिए, आप मत डायरेक्शन दीजिए कि नेक्स्ट टाइम से ये नहीं करना है, ये बहुत गलत काम तुमने किया है, वेस्ट हो गया ना। नहीं, लेट हिम स्पीक, लेट द चाइल्ड स्पीक, लेट द चाइल्ड रियलाइज बाय देमसेल्फ। आपको बस क्वेश्चन उसके दिमाग में डालना है, आंसर नहीं फीड करना है।
फिर अगर मैं देखूंगी कि ये काम 5 दिन बाद भी होता है, 8 दिन बाद भी होता है, हर दिन होता है, हर हफ्ते होता है, तब मैं इसको एड्रेस करूंगी कि ये इसका ना अब आदत हो जाएगी, अभी रेगुलरली ये करेगा और हर खाने के साथ करेगा, हर चीज के साथ करेगा, तब मैं इस पे रिएक्शन के लिए सोचूंगी। फर्स्ट टाइम में ही नहीं रिएक्शन देना है, ये बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं। हर चीज, वरना आप कितना रिएक्शन दोगे एज अ पेरेंट, दिन भर तो वो कुछ ना कुछ करेगा, हर चीज पे आप रिएक्शन दोगे, हर चीज में उसको डांटोगे, डराओगे, धमकाओगे, तो ये इससे कुछ फायदा नहीं होना, बच्चा कुछ आपका सीखने वाला नहीं है ना। ग्रेजुअली आराम आराम से, एंड आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है टू अवॉइड फ्यू थिंग्स, टू सिंपली से कि ठीक है यार इट्स ओके, देखते हैं, करते हैं कुछ। ये प्रोसेस लाना बहुत जरूरी। मैं मदर्स को देखती थी वेरी हाइपर। मैंने एक मदर को देखा था, कुछ टाइम पहले की बात है, फिजिकली मैं सामने देखा था। शी वॉज सो हाइपर कि बच्चा मतलब एक स्टेप भी कुछ करे ना, जोर से वो चिल्लाती थी उस पे, ए ये टच नहीं करना है, बोला ना, ए मत करो। मतलब जितने भी लोग रूम में थे सब उस बच्चे से परेशान नहीं थे, उसकी मदर से परेशान थे कि ये कैसे रिएक्ट कर रही है यार, इसका बच्चा मतलब 20 घंटे दिन का ये क्या 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 सुनेगा तो वो क्या बनेगा। उसको तो प्रोसेस ही नहीं करने दे रही थी, वो कुछ एक्शन लेने ही नहीं दे रही थी। जो एक्शन ले पहले ही उसको रिएक्शन उस पर दे दे। बच्चा हर चीज से डर रहा था माँ के होने से, और जहां माँ पलटती थी तो और ज्यादा स्प्रिंग की तरह उछलता था और कांड करता था। इट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ पेरेंटिंग। हर चीज में रिएक्शन नहीं देना है, हर चीज थ्रेट नहीं है, हर चीज कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है बच्चे की। इट्स ओके, बच्चे हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना, कर लिया, क्यूट है, इट्स ओके, देखा जाएगा, बाद में टैकल करेंगे। सी आई एम नॉट अ सर्टिफाइड पेरेंटिंग एडुकेटर, राइट। मेरा कोई ऐसा डिग्री तो नहीं है कि मैं पेरेंटिंग सिखाऊं, कि मैं बोलूं कि ये तरीका सही है, ऐसा ही होना चाहिए। पर क्योंकि मैं भी एक बच्चा रेज कर रही हूँ, और आप देख ही रहे हो शुरू से मैं और अंगद ही हैं इन्वॉल्व, और हम अपने तरीके से उसको रेज कर रहे हैं। और आप भी नीवू में बहुत नेगेटिव और बहुत पॉजिटिव चीजें जो है वो नोटिस करते होंगे जब आप व्लॉग देखते होंगे कि ये गलत कर रहा है नीवू भाई, अच्छा ये इसमें अच्छा कर रहा है। तो आप भी जज कर लिए होंगे अभी तक में 3 साल में कि कैसे हम उसको मतलब किस तरीके से रेज कर रहे हैं। तो जो जो चीजों का हम ध्यान रखते हैं ना, उसमें से कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताती रहती हूँ कि मुझे लगता है इससे बेटर हो कि जो बच्चे हैं ना आजकल के, दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी स्मार्ट। आप इनको वैसे रेज नहीं कर सकते जैसा आपको 90s में 80s में किया गया था, एंड आई कैन वाउच फॉर दैट। अगर आपने वही तरीका अपना लिया, मार पिटाई डांट डपट, और आपको लगता है सुधार हो जाएगा बच्चे में, शायद अभी आपको शॉर्ट टर्म में दिखे कि बेटर बिहेव कर रहा है, जब तक आपके कंट्रोल में है 5-6 साल 7 साल समझ लीजिए, पर बाद में वो बच्चे बहुत उछलने वाले हैं स्प्रिंग की तरह। तो अगर आप एक पेरेंट हैं आज 2026 में एंड यू आर रेजिंग अ टॉडलर, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल इन पेरेंटिंग। ठीक है, आप ये मत सोचो कि भाई वो चप्पल मार दिया, झापड़ मार दिया, डांट दिया, डपट दिया, हमें भी ऐसे पाला है, इसको भी पाल लेंगे। आप रिपेंट करेंगे 20 साल के बाद, मेरी बात याद रखिए। बट हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि बच्चा है तो सर पे चढ़ा लीजिए। सॉफ्ट पेरेंटिंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सबमिसिव पेरेंटिंग कर लो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट पेरेंटिंग एंड सबमिसिव पेरेंटिंग, वो आपको समझना पड़ेगा। मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि बच्चे के हाँ में हाँ मिलाते जाना है। आप पेरेंट हो, वो बच्चा है, आपका काम आपको ही करना है। बट द वे यू रिस्पॉन्ड, द वे यू रिएक्ट व्हेन दे आर मेकिंग मिस्टेक्स, वो बहुत मैटर करेगा बच्चे के लिए। दैट विल शेप हिज और हर पर्सनैलिटी इन लॉन्गर रन। अंगद ऑफिस में लंच कर रहा है और लंच का मुझे फोटो भेजा है, रोज भेजता है एक्चुअली। और इसका जो ये प्लेटर है कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, और हेल्दी भी लग रहा है एक्चुअली। कौन है नीवू? नीवू कौन होता है भाई? नीवू कौन होता है भाई? नीवू कौन कौन आया था? ओजस्वी आई थी और कोई नहीं आया। ओजस्वी आई थी, हाँ। और कोई नहीं आया था। क्या सब खेले? वहाँ मैं बच्चों में खेला, पकड़ा पकड़ा खेला, पकड़ाई खेला, और मैं चोर चोर खेला। चोर चोर? हाँ। कौन चोर बना था? दीदी चोर बनी थी। चोर चोर खेला, पकड़ा पकड़ाई खेला, और मैंने स्लाइड वाला खेला। हमारा ब्लू वाला था, उसमें मैं स्लाइड बनाया था। मैं उसे फिसला, फिर पत्थर को डाला अपने जेल में, फिर कुछ निकाला। अरे वाह, ये तो तुमने आज बहुत सारे गेम खेले। गुड बॉय, हाई फाइव। यस। 3 hours later. अंगद आ गया ऑफिस से और देखिए बन गई है चाय। और जब अंगद आया तो मैं क्या कर रही थी अंगद? सो रही थी। मैंने कहा जल्दी उठ गई, और दिमाग में कल रात से थोड़ा टेंशन है, तो रात को भी उतनी अच्छी नींद मुझे आई नहीं।
और उस टेंशन के बारे में बात किया जाएगा। अभी चाय को ना बिगाड़ा जाए, चाय का माहौल, वरना अंगद जी कहीं रो ना दे। अंगद तू कहीं रो तो नहीं दोगे? पूरी दोपहर में कुछ ना कुछ रिसर्च कर रही थी कि जो हुआ है सिचुएशन उसमें क्या किया जाए, कैसे फिगर आउट किया जाए, अब क्या प्लान किया जाए। वो करते 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 कब मेरी आंख लग गई मुझे नहीं पता। मेरी जब आंख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि अंगद जो है वो घर आ चुका है, और उसके बाद नीव जो है रेडी हो रहा है नीचे जाने के लिए। दीदी उसको नीचे लेके जाने के लिए तैयारी कर रही है, और अंगद और नीव बात कर रहे हैं। और फिर मेरी अचानक से आंख खुलती कि अरे मैं कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। अंगद ऑफिस से भी आ गया। सोचिए, होता है ना मेंटली आप थक जाते हो। एनीवेज तो हुआ क्या है, चलिए मैं वो बताती हूँ आपको। तो हम लोगों का वीजा रिजेक्ट हो गया, जैसा कि आपको पता चला। तो अभी तक क्या हुआ ना कि जितने भी कंट्रीज हम लोग विजिट किया है हमने कुछ सालों में ना, वहां पे ऐसे वीजा अप्लाई करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। चाहे हम दुबई गए, सिंगापुर गए, उसके बाद में थाईलैंड वगैरह गए, मलेशिया गए हैं, है ना, हांगकांग गए। यहाँ पे क्या है, वीजा ऑन अराइवल है मोस्ट केसेस में, या तो आपको कुछ दिन पहले फॉर्म भरना रहता है, ऑनलाइन हो जाता है। तो इंडियंस के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम था जब हम ऐसी कोई कंट्री जा रहे थे जहां पे प्रॉपर बाकायदा आपको 3 महीने पहले वीजा अप्लाई करना है। तो हमने क्या किया ना, हमने किसी एजेंसी के थ्रू ना करके अंगद ने खुद ही अप्लाई किया। आप खुद भी कर सकते हो, तो उसका प्रोसेस सिंपल था। तो जब भी आप वीजा अप्लाई करते हो ना, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। जैसे कि आप एम्प्लॉयमेंट जो आपका है, एम्प्लॉयमेंट लेटर से लेकर के आप अभी वहां काम करते हो, आपकी सैलरी क्या है, पिछले 3 महीनों का बैंक स्टेटमेंट्स आपको देना पड़ता है कि कितने पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं। फिर सारे टिकट्स आपको दिखाने पड़ते हैं, जहां जहां पे आप स्टे कर रहे हो उसका भी प्रूफ दिखाना पड़ता है। वहां जा करके उस कंट्री में आप क्या क्या करने वाले हो वो भी पूरा दिखाना पड़ता है। तो बाकायदा बहुत डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको अपलोड करना होता है, और बाद में आपको वीजा का डेट मिलता है कि वहां पे आकर के आपको प्रॉपर एक होता है कि आपको फेस टू फेस मिलना है, आपके बायोमेट्रिक स्कैन्स होते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, वो सब भी एक प्रोसेस होता है। और इसका जो वीजा का कॉस्ट है वो भी ज्यादा होता है। तो मतलब समझिए हम 3 लोगों का जो वीजा का कॉस्ट लगा होगा लगभग 70,000 रुपए लगे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये 500,000 में हो जाता है। 70,000 रुपए आप देते हो वीजा के लिए। तो वो भी दे दिया, हमारा अपॉइंटमेंट डेट भी आ गया। मैंने उस दिन व्लॉग नहीं किया था, और वहां पे जाकर के हमारा हो गया सब कुछ। अब बस वेट रहता है कि वीजा आएगा। तो वीजा जो आने का था वो वीजा हमारा रिजेक्ट हो गया। कल रात को मेल आया, और मैंने और अंगद ने ये सोचा ही नहीं था दूर दूर तक भी कि हमारा वीजा रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमने सब कुछ सही किया था। इसलिए हम एजेंट के पास नहीं गए कि एजेंट की क्या जरूरत है यार, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटरनेट यूज करना आता है, सब कुछ पता ही है। कुछ आर्टिकल संगत ने पढ़ा, कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब में क्या क्या जरूरत है, और करके उसने खुद से अप्लाई कर दिया। अगर हमने एजेंट रखा होता पता है तो बहुत खर्चा नहीं पड़ता। पर वीजा 5,000 रुपीज वो एक्स्ट्रा लेते, तो 15,000 और लगता। पर वो लोग गारंटी देते हैं कि वीजा आ जाएगा, ऐसा एटलीस्ट बोलते तो है वो लोग कि हम लोग मेक श्योर करेंगे आ जाए। वही गलती हमारी हो गई कि हमने एकदम खुद से ही कर दिया, और हो गया वीजा रिजेक्ट। और रिजेक्ट होने का रीजन भी ऐसा है ना कि उन्होंने कहा आप अपील भी नहीं कर सकते हो। तो रीजन क्या है मैं बताती हूँ, आपको भी अवेयरनेस आएगी कि इसी मैंने कहा ना 3 महीने का आपको बैंक स्टेटमेंट उनको देना पड़ता है कि कितने पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, ताकि बेसिकली वो ये मेक श्योर करते हैं कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, कि आप कहीं उनकी कंट्री जाकर बस तो नहीं जाओगे, कहीं इलीगल माइग्रेंट तो आप नहीं बन जाओगे। आप जाओगे और आप मतलब घूम फिर के वापस आओगे, वो देखना चाहते हैं वो, इसलिए बैंक स्टेटमेंट देखते हैं। मेरा भी देखा, अंगद का भी देखा। नीव हम पे डिपेंडेंट है तो नीव का नहीं देखते, नीव का पेरेंट्स से हो जाता है। तो जो रीजन दिया है उन्होंने वीजा रिजेक्ट करने का वो ये दिया है कि उस 3 महीने के बीच में, तो अंगद के अकाउंट की बात कर रही हूँ, तो अंगद को सैलरी आता है, तो उसका फिक्स्ड इनकम है सैलरी। मेरा तो चलिए मान लीजिए बहुत अलग अलग सोर्स से पैसे आते हैं, तो मेरी बात अलग है, पर अंगद का तो फिक्स्ड है कि सैलरी आना है। उसमें तो और कोई टेंशन नहीं थी हमें कि कुछ दिक्कत होगी। लेकिन इन्हीं 3 महीनों में अंगद ने कुछ शेयर्स जो है वो बेचे थे। अब अंगद तो शेयर वगैरह लेता रहता है, बेचता रहता है, वो सब तो उसका चलता ही रहता है। तो जो शेयर बेचे थे उसका एक थोड़ा सा अमाउंट आया था। वो जो अमाउंट उन लोगों ने वहां पे देखा, अंगद ने उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया था कि ये जो पैसे आए हैं ये इस पर्पज से आए हैं, मतलब मैंने कुछ शेयर्स बेचे थे, ये उसका पैसा है। तो वो दिमाग में हमें क्लिक ही नहीं हुआ। हमने कहा कि बस ठीक है यार, सैलरी का प्रूफ दे देते हैं, हर महीने इतने सैलरी आते हैं, देख लो। पर कोई लमसम मनी आपके अकाउंट में आया हो और वो भी आपको उनको बताना है प्रूफ के साथ, ये हमें नहीं था आइडिया। जो कि एजेंट्स को आइडिया होता है, आई एम श्योर वो होते तो हमको उन्होंने बता दिया होता कि आपको इसका पर्टिकुलर प्रूफ देना पड़ेगा, तो वो हमने नहीं दिया। और इस वजह से उन्होंने हमारा वीजा रिजेक्ट किया है कि आपको इस तारीख को इतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आया है जो कि आपका सैलरी का पार्ट नहीं है, और आप कोई बिजनेस भी नहीं करते हो। तो इस अमाउंट की वजह से उन्हें ये लग रहा है कि हमारा प्लान है कि सब कुछ यहाँ से हम लोग रैप अप करके उनकी कंट्री में बसना चाहते हैं। तब भी हमने ये कुछ एक बड़ा चंक जो है
कहीं से कुछ तो लिया है, कुछ तो मतलब उन्होंने ऐसा सोचा और ये रीजन दे दिया, बताइए कि ये जो पैसे आपके अकाउंट में इतने आए इसका कोई प्रूफ आपने नहीं दिखाया है, सो वी थिंक इट इज नॉट करेक्ट एंड यू आर प्लानिंग टू सेटल डाउन हियर रादर देन ट्रेवलिंग, सो वी रिजेक्ट योर वीजा एंड इट कैन नॉट बी अपील्ड अगेन। अब तो भाई साहब वो पढ़ के जो टेंशन हुआ कि अरे भाई पूछ लिया होता, हमने प्रूफ दे दिया होता। एक सैलरीड पर्सन के लाइफ में सब कुछ तो डॉक्यूमेंटेड ही होता है ना, कि क्या बेचा शेयर्स, क्या खरीदा, क्या ही अनलॉफुल होगा, बट यू कैन नॉट अपील। तो कल रात पता चला, बड़ा बुरा लगा। अब अगर हमने एजेंट के थ्रू किया होता या आप हो और अपने एजेंट के थ्रू किया होता, तो पहले एजेंट ना क्या करते हैं, एजेंट्स पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। तो उन्होंने भी हमारा 3 महीने का देखा होता बैंक स्टेटमेंट अंगद का, और जब उनको ये रेड फ्लैग दिखता कि सर इस तारीख को ये इतने पैसे क्यों आए हैं आपके अकाउंट में, इसका प्रूफ सबमिट कर दो, ये भी देना पड़ेगा, तो हमने दे दिया होता कि ठीक है इस रीजन से आए हैं, तो उसने वो सबमिट कर दिया होता, तो वीजा रिजेक्ट नहीं होता हमारा, क्योंकि उनको पता होता कि अच्छा कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है, ये तो इसका खुद का शेयर है जो उसने बेचा है वगैरह वगैरह। मैंने सोचा कि अंगद का भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ वीडियो में आना चाहिए बात, क्योंकि मुझे जितना दुख हुआ है सच बताऊं उससे ज्यादा इसको हुआ होगा, क्योंकि इसने मेहनत करी है भाई, इसने किया है सारा काम, इतने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, प्रिंट आउट लिए, अपॉइंटमेंट लेके गए, वहां पे ऑलमोस्ट आधा दिन गया, सब कुछ वेस्ट गया। पैसा तो एक बात है, टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो भी गया, सब कुछ वेस्ट गया। तो देखते हैं, इस बात से हम सीखे हैं, एकदम अनफोर्सिन सिचुएशन थी ये, एकदम समझ नहीं आया, हम लोग सोच नहीं पाए कि ऐसा भी कोई सिचुएशन हो सकता है, बट ठीक है, आगे सीखेंगे और ज़्यादा बेटर तरीके से करेंगे नहीं, हम लोग यही सोचते थे कि हाँ। सैलरी आ रही है ना हर महीना, हमें लगा था कि वो सबसे हाँ। इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो फिक्स्ड आनी चाहिए, जितना आपने डिस्क्लोज किया है। और दूसरा भी एक थॉट होता है कि आपके पास इनफ है वहां पे कि आपको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट ना लगे, आप वहां पे लैंड हो गए और आप फिर बाद में ऐसे सिचुएशन में आ जाओ कि आपके पास पैसे ही नहीं है, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है, फिर वो डिपोर्टेशन ये वो सब प्रोसीजर हो जाती है, तो वो नहीं चाहते हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि एज लॉन्ग एज मेरे अकाउंट में अच्छा खासा अमाउंट है, तो उनके पास में ऐसा कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, पर ये एंगल होगा ये मैंने नहीं सोचा था। कि आपके भाई आपके पास ये हाँ, पैसे क्यों आए, आपके पास ज्यादा पैसे क्यों आए, वो भी एक सवाल हो सकता है। हम तो सोच रहे थे कि भाई कम पैसे तो, होंगे किसी हाँ। के पास, तो वो लोग बोलेंगे कि आप इतने कम पैसे में नहीं आ सकते हो, आपके पास एक कैसे सफिशिएंट बैलेंस travel कर होना पाओगे, चाहिए। हाँ। और एक्स्ट्रा अगर आ रहे हैं जा रहे हैं भाई, Correct. हमारा लुकआउट है, हमारी लाइफ है, हम कुछ भी Exactly, करें। हाँ। नो 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 नो, दे वॉट ईच एंड एवरी पेनी का डिटेल, की 3 महीने में आपके लाइफ में जो भी आवन जावन पैसे का हुआ है भैया Correct. बता दो। नैनी तो घर चली गई, पर आज नीव जो है ऊपर आने को रेडी नहीं था, तो अंगद गया है नीचे उसके साथ में खेलने, मैं उसको नाश्ता लेकर आ रही हूँ। अभी ना इस टाइम पे ना हर घर में दिया बाती हुआ है, ऐसा टाइम है अभी, तो हर घर से ना अगरबत्ती की स्मेल आ रही है, कहीं पे शंख की आवाज़ आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ तो अंगद है ही नहीं, कहाँ गया? ना तो नीव का यहाँ वाटर बॉटल है, ना तो नीव का यहाँ पहले वाला टिफ़िन है, ना तो नीव और अंगद है। अभी मुझे कॉल करना पड़ेगा कि ये लोग कहाँ खेल रहे हैं। अरे वाह, लाइट्स भी ऑन हो गया सारा। इसको देखिए, क्या खेल रहे हो? छुपा छुपाई खेल रहे हो? अच्छा, सबके साथ में खेल रहा है। खा लेगा फिर तो, खेलते खेलते खा लेगा। खा लेगा। हम लोग डांस एंड फ्रीज बहुत खेले। हाँ, फिर ये वाला अब आज आना ही नहीं चाह रहा था नैनी के साथ में हाँ, ऊपर, नैनी को चल यहीं रहा, से भेजना कंपनी है पड़ा। ना ये भी, बहुत तो सारे हाँ, बच्चे हैं आज, पता नहीं सब जगह कैसे, पे बच्चे हैं। बहुत सारे हैं। उधर भी देखिए कितने बच्चे खेल रहे हैं, मौसम भी एकदम मस्त मस्त वाला है। वाह वाह वाह। और नीबू भी एंजॉय कर रहा है, वो देखिए उसकी टोली।
रात के बज रहे हैं 8:20। अंगद की चल रही है मीटिंग। मैं और नीवू अपना खेली कर रहे हैं, थोड़ा सा डेन में खेली कर रहे थे। अभी नीव आया है अपना टॉय लेकर के बेडरूम में, बोल रहा चलो मम्मा यहाँ पे खेलते हैं। चलिए यहाँ पे खेलेंगे। अरे लबूबू डॉल, ओ माय गॉड, लबूबू है यहाँ पे नीवू, लबूबू डॉल। तो बोलती छोटा भूत। छोटा भूत, सही बोलती है, लबूबू छोटा भूत है। और ये देखिए नीवू के पास कितनी प्यारी, क्या है नीवू, ये मक्खी है। ये कितनी प्यारी मक्खी है, देखिए डिटेलिंग देखिए इस टॉय का, इसके आईज देखिए, यहाँ पे कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया है, बहुत अच्छा। रियल बच्चों के टॉयज़ में भी ना आप देखोगे ना तो आपको देखते देखते मज़ा आ जाएगा कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं कि एकदम रियल लगती है। ये कौन सा है नीवू? थैनो। नीव सो गया तो अब देखिए हमारा टीवी टाइम चल रहा है, डिनर भी चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं शार्क टैंक। तो यूट्यूब में ऐसी कोई भी एपिसोड रैंडम हम लोग शार्क टैंक का देख लेते हैं। और यहाँ पे साथ में कैमरा चालू, नीव को मॉनिटर करते रहते हैं। यहाँ पे तकिया लगा देती हूँ क्योंकि वो बहुत रोल होता है, पता है। अगर हम लोग नहीं है ना बाजू में तो रोल होते होते हमें ढूंढता रहता है, तो अभी भी तकिया लगाना पड़ता है। अभी ना हमने कज़न ग्रुप में अपडेट किया कि ऐसे वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो बहुत बुरा लगा दीदी जीजू को। वही डिस्कशंस चल रहा था, स्क्रीनशॉट भेजा हमने, देखो ये रीज़न है वो रीज़न है, तो वही सब चर्चा चल रही थी। दीदी और जीजू जो है, जो मेरे मामा की बेटी है, कज़न सिस्टर बड़ी वाली, जिनको आप फ्रीक्वेंट देखते हो व्लॉग में, वो लोग ना फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं। मतलब वो लोग साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप करते ही करते हैं और एकदम प्लान वे में करेंगे अक्रॉस द ग्लोब। मतलब यू नेम द कंट्री एंड देयर आर चांसेस दैट दे मस्ट हैव बीन देयर, ऐसा है। मतलब यूरोप 2-3 बार घूम आए हैं, अफ्रीका घूम आए हैं, यूके घूम आए हैं, मतलब नॉर्वे घूम आए हैं, और कितनी कितनी कंट्रीज। और जीजू ना सारा वीज़ा खुद ही देखते हैं, कोई एजेंट नहीं रखते। तो हमने उनसे भी बात करी थी अप्लाई करने से पहले कि खुद सोच रहे हैं तो कैसे कैसे क्या करना है, तो उन्होंने भी गाइड किया था हमें। पर किसने सोचा था कि ऐसे रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो सकता है, तो उनको भी बड़ा बुरा लग रहा था। अरे यार अंगद जी क्या ये हो गया, छोड़िए, जो होना था सो तो हो ही गया। अभी क्या कर सकते हैं, वो सोचेंगे, देखेंगे, बैठते हैं, देखते हैं, विचार किया जाए इस बारे में। फिलहाल जो होना था वो तो हो ही चुका है। एनीवेज चलिए, ऑन दिस नोट मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और शोना के ब्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।